16 दिसंबर 2012, एक ऐसी रात जिसने पूरे दिल्ली के इतिहास को बदल कर रख दिया था। रात 9:30 और 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट की स्टूडेंट ज्योति सिंह ने अपने दोस्त के साथ सफेद रंग की प्राइवेट बस पकड़ी जिसमें 6 लोग थे। दोनों उस बस पर चढ़े इस उम्मीद से कि वो बस उन्हें घर पहुंचाने में मदद करेगी। उन दोनों को उस बस में 6 लोगों ने लोहे की रॉड से पीटा। ज्योति सिंह का कई बार रेप किया। उसके प्राइवेट पार्ट में फिर उसी रॉड को डाल दिया। रात 10:30 के करीब इसी बस से उन दोनों को भारी सर्दी में गहरी इंजरी के साथ सड़क पर तड़पने के लिए फेंक दिया। वो दोनों खून से लथपथ दर्द में मदद के लिए चिल्लाते रहे। ज्योति सिंह कई दिनों तक बहादुरी से अपने जख्मों से लड़ती रही और 29 दिसंबर 2012 के दिन सिंगापुर में उसने आखिरी सांस ली। ज्योति सिंह भारत की बेटी निर्भया। इस घटना ने दिल्ली के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। कई तरह के प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित कई बड़े बड़े राज्यों में एक साथ प्रोटेस्ट चलने लगे। स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। कई सारे बड़े मंत्रियों और अधिकारियों को भी उसमें बीच में आना पड़ा और उनकी बात सुननी पड़ी। ये ऐसा नहीं था कि कोई दूध फैन के उबाल की तरह बात आई गई हो गई थी। सामाजिक ढांचा और खासकर मिडिल क्लास पूरी तरह से सख्ते में आ गया था क्योंकि वारदात बहुत ही भयानक थी और सभी एक ही बात सोच रहे थे कि अब किसी के साथ ऐसा जानवरों जैसा काम नहीं होने देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या इस घटना के बाद इस तरह की जघन्य वारदातें रुक गई? और इन सब में पुलिस का और समाज का क्या रोल रहा? किसी तरह से उन अपराधियों की पहचान हुई और ट्रायल में क्या क्या पेच आए जिसकी वजह से इतना सेंसिटिव केस भी 7 साल लंबा चला। इन सारी बातों पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले इस घटना के 6 अपराधियों के बारे में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। उनके नाम, घर और परिवार के बारे में कि वो कौन लोग थे, ऐसा क्यों किया और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और फिर उन अपराधियों के साथ क्या हुआ। ज्योति सिंह का रेप एक साथ 6 लोगों ने मिलकर किया जिनके नाम हैं पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश, राम सिंह और एक 18 साल से भी कम जुवेनाइल। पवन गुप्ता जो कि फल बेचता था और खुद भी एक साधारण से परिवार से आता था और 19 साल का था। उसकी इसी उम्र की वजह से ये केस कोर्ट में 7 साल लंबा चला। उसके वकील पवन को जुवेनाइल की तरह दिखाने की कोशिश में थे ताकि वो बच जाए। उसके वकील का कहना था कि पवन ने बचपने में आकर रेप कर दिया। उसे जुवेनाइल दिखाने के लिए बोन टेस्ट की मांग भी की गई लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और पवन के वकील पर 25,000 का फाइन भी लगा दिया। कोर्ट का वक्त बिना वजह ही खराब करने और कोर्ट को गुमराह करने के लिए। निर्भया का दूसरा गुनहगार था अक्षय ठाकुर जो कि खुद एक शादीशुदा था और 10 साल के बच्चे का बाप भी था। अक्षय ठाकुर की उम्र 28 साल की थी। वो बस में हेल्पर का काम करता था। उसका दिल्ली में कोई फिक्स एड्रेस नहीं था। इस घटना के अंजाम देने के तुरंत बाद ही वो अपने गांव बिहार भाग गया। निर्भया और उसके साथी को बुरी तरह से मारने के बाद पूरी बस में से खून के निशान अक्षय ठाकुर ने साफ किए थे। यही नहीं, डॉक्टर ने बताया कि निर्भया के शरीर पर जो बाइट के निशान थे वो भी अक्षय ठाकुर के ही थे। इतने घिनौने काम के बाद भी उसने कोर्ट में ये कहा कि दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से उसकी मौत वैसे ही हो जाएगी, इसलिए उसे फांसी की सजा न दी जाए। निर्भया का तीसरा अपराधी है विनय शर्मा जो कि 20 साल का पढ़ा लिखा आदमी था, जिम इंस्ट्रक्टर था और भारतीय एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था और वो फिर से एग्जाम देने ही वाला था कि जेल में उसके हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसके पैर में भी कई तरह की चोटें आई। उसके वकील का कहना था कि जेल में विनय के साथ अक्सर मारपीट और लड़ाई हुआ करती थी,
इसलिए जल्द ही इसे रिहा कर दिया जाए, उसकी जान को खतरा है। विनय ने जेल में रहते हुए पिल्स खाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। चौथा अपराधी है मुकेश। बीबीसी को दिया हुआ एक इंटरव्यू शायद ही कोई भूला हो, जिसमें वो बिना किसी पछतावे के, बिना किसी शर्म के बात करता हुआ नजर आ रहा था और कह रहा था कि किसी भी अच्छे घर की लड़कियां देर रात तक घर से नहीं निकलती। अगर लड़कियां देर रात तक ऐसे घूमती रहेंगी तो ऐसी घटनाएं और होंगी। उसने यहां तक कहा कि अगर उसे फांसी दी गई तो रेप की घटनाएं और मर्डर की घटना और भी बढ़ेगी, क्योंकि रेप करने वाले रेप के बाद उनका मर्डर कर देंगे। मुकेश उस बस का क्लीनर था और उस रात बस चला रहा था। मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को उस रात बस में चढ़ने के लिए इंसिस्ट किया था और उसी ने लोहे की रॉड से उन दोनों को मार कर लहूलुहान किया था। मुकेश के वकील का दावा था कि मुकेश ने रेप तो किया ही नहीं था, क्योंकि वो तो बस चला रहा था। मुकेश के वकील ने यह भी कहा कि जेल में मुकेश को सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है। कई तरह के बहाने भी बनाए गए जिससे केस और भी डिले होता जाए। लेकिन 7 साल के लंबे ट्रायल के बाद 20 मार्च 2020 को मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को फांसी की सजा हुई। गुनहगार थे 6, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ 4 को मिली। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है मानो बाकी के लोगों को उनके अपराध की सजा मिली ही ना हो। उन बचे हुए 2 लोगों में से एक लड़का था उम्र में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा, राम सिंह, जो कि 30 साल का था। वो इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक और एंटी सोशल, अल्कोहलिक और विडोर था। वो मुकेश का बड़ा भाई था और अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसके चलते उसका एक हाथ इंजर्ड हो गया। उसके बावजूद वो एक हाथ से बस चलाता था। जरा सोचिए, एक हाथ खराब होने के बाद भी राम सिंह ने निर्भया के साथ कितना जघन्य अपराध किया। हम ये सारी छोटी छोटी बातें और बारीकियां इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आप जान सके कि अपराध को करते समय उनकी क्या मनस्थिति थी। वैसे अपराधियों का कोई चेहरा तो होता ही नहीं है। ये हमारा मोटिव है कि हम अपने आसपास के ऐसे लोगों से सतर्क रहें जिन पर थोड़ा सा भी हमें शक हो। 16 दिसंबर की रात को दिल्ली के महिपालपुर एरिया में चलती बस में ये वारदात हुई थी और उस इलाके के एक सीसीटीवी कैमरे में उस बस का फुटेज भी कैद हो गया। पुलिस को इस फुटेज से काफी मदद मिली और एरिया पहचानने में भी सहायता मिली और इसी एरिया में सबसे पहले राम सिंह को ही गिरफ्तार किया गया था। ऐसे घिनौने काम के बाद राम सिंह ज्यादा देर तक तो जेल में जिंदा ही नहीं रह सका और ये भी कहा गया कि उसका बर्ताव बाकी लोगों से काफी अलग भी था। उसने जेल में ही अपनी शर्ट से फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस का कहना था कि ये सुसाइड था, लेकिन उसके घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे। उसके घर वालों का कहना था कि उसके साथ के लोगों ने ही उसके साथ ऐसा किया है और फिर उसकी जेल में जान ले ली। लेकिन इन सब में क्या निर्भया को इंसाफ मिल पाया? निर्भया की मां का दर्द कम हो पाया? जहां निर्भया कई दिनों तक दर्द में और मशीनों के बीच इन्फेक्शन को झेल रही थी, वहां जेल में रहते हुए बिना सजा मिले ऐसा कृत्य कहां तक जायज ठहराया जा सकता है? अब कानून को अच्छी तरह से जांचने की बारी आती है, क्योंकि सबसे आखिर में बचा है एक नाम जो कि एक जुवेनाइल का है और उसी कम उम्र के लड़के ने चलती बस में निर्भया के साथ 2 बार रेप किया और सबसे ज्यादा दरिंदगी इसी ने की थी। इसी लड़के ने निर्भया के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी थी, जिसकी वजह से निर्भया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और अंदर तक इन्फेक्शन फैल गया था। इस इन्फेक्शन की वजह से निर्भया ने 29 दिसंबर 2012 को अपनी जान गंवा दी। उसके वकील ने नाबालिग होने के कई सारे सबूत दिए ताकि उसकी सजा कम कराई जा सके। इतने घिनौने अपराध करने वाले को केवल 3 साल की रिमांड में रखे जाने के बाद छोड़ दिया गया। यही नहीं, वो लड़का बार बार गुहार लगाता रहा था कि उसे बाहर न भेजा जाए। उसका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। वजह थी जेल में वो एक छत के नीचे था, खाना आता था, बाहर उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो पहली बार जेल में एक छत के नीचे रह रहा था ताकि वो और वहां रह सके, इसलिए वो अर्जियां देता रहा। 2015 के बाद उसे छोड़ दिया गया।
दिल्ली गवर्नमेंट ने उसे 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन दी ताकि वो अपना जीवन चला सके। ये भी खबर है कि उसे किसी एनजीओ ने सहारा दिया है और अभी वो साउथ इंडिया में रह रहा है। इस जुवेनाइल को छोड़ने के समय देश भर में कई प्रोटेस्ट हुए। ये बहुत ही अनफेयर हुआ है, लेकिन सच तो यही है कि आज भी निर्भया का एक गुनाहगार खुला घूम रहा है। ये एक बहुत बड़ा केस बन गया था पूरे भारतवर्ष के लिए, लेकिन 6 अपराधियों में से केवल 4 को सजा हो पाई। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2021 के अनुसार आज भी रोज 86 रेप केस फाइल होते हैं, जबकि सेक्सुअल असॉल्ट के 99% केस वहीं फाइल में होते ही नहीं। रेप के केस में अपराधियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए निर्भया केस को एक नजीर की तरह देखा गया कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। कहीं कहीं कानून को कड़ा भी किया गया। धारा 376 के मुताबिक रेप करने वाले को 7 से 10 साल, रेप और मर्डर दोनों करने वाले को 20 साल की सजा की गई। अब जुवेनाइल के केस को भी बड़े अपराध और कड़ी सजा के प्रावधान के रूप में कानून बनाए गए हैं। लेकिन क्या कानून बना देना ही काफी है? 2012 की घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे देश भर में क्रांति से फैल गई है इस घिनौने कृत्य के लिए। अब किसी भी बहू बेटी पर यह जघन्य अपराध नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। उस दिन के दूसरे दिन ही एक और लड़की के साथ बलात्कार हो गया, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। अभी हाल ही में राजस्थान के अलवर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के पिता के सामने ही उसका बलात्कार कर दिया गया, क्योंकि वो लड़की एक गरीब और निचले तबके से आती थी और इस वारदात पे संज्ञान भी नहीं लिया गया। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं रोज हमारे आसपास होती हैं, लेकिन अब हमें इसकी आदत सी हो गई है। नहीं, केवल कानून बना देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, जब तक कि समाज के अंदर से इस पर काम ना हो। कानून तो बना दिए गए, लेकिन क्या केवल कानून बना देना काफी है? क्या भारत की बेटियां अपने आप को आज भी सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या हम सब कभी ऐसा समाज बना पाएंगे भी या नहीं, जहां कोई भी कभी भी बिना किसी डर के रह सके? सवाल बहुत सारे और जवाब बहुत कम। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।